इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको भारतीय कौन सी संहिता कहते हैं हम? संविदा संहिता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये आपका 1872 में आया था, और ये एक्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है हमारा। और दूसरा हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो बी एल एल बी थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा ये लॉ है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, और यही लॉ का सब्जेक्ट भी है। यानी कि अभी आपके बीए के भी सब्जेक्ट चल रहे हैं और लॉ के भी सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो लॉ का सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं, आके जुडिशरी में जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। तो पहला जो क्वेश्चन इसका बनेगा वो यही बनेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, या किस कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर किया जाता है। तो बताइए डेफिनेशन क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? Sir, any agreement which is enforceable by law is called contract. हम्म, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। अब एग्रीमेंट कब बनता है दो पार्टीज के बीच में? तो एग्रीमेंट के बारे में हमें ये पता है कि जब दो पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होती हैं, और किसी वैलिड ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए। तो प्रॉमिस, ऑफर, Consideration. एक्सेप्टेंस के साथ अगर कंसिडरेशन मिल जाता है तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। सबसे पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है तो प्रॉमिस हो जाता है। यानी कि दोनों पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिसेस करती हैं कुछ सर्टेन चीज़ परफॉर्म करने के लिए। वो प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं, वो गुड्स भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑफर एक्सेप्टेंस में। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके बनते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और अगर वही एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यही डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की भी है। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? जो पार्टीज है इसके अंदर उनका कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब जोर ज़बरदस्ती से किसी की रजामंदी ना ली हो। फ्रीली कंसेंट हो पार्टी एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में। ये लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। किसी भी इलीगल चीज़ के लिए, गैर कानूनी चीज़ के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर जो पार्टी है वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बच्चे से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या एक लूनेटिक पर्सन, पागल व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। और दूसरा, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो भारतीय लॉ के अंदर, इंडियन लॉ के अंदर अगर वो एक्सप्रेसली वॉइड है, बोला है कि ये वॉइड है, इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ ली, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये समझ लिया, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया, फ्री कंसेंट क्या होती है ये भी हमने समझ लिया, लॉफुल ऑब्जेक्ट समझ लिया। ठीक है, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट का कम्प्लीटली हो गया। अब एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको 5 मार्क्स में पूछ लेता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे एक पार्टी के पास नेगोशिएशन का राइट नहीं होता, उसको उसी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है। वो डिनाई भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, बस उतना ही, हाँ या ना दोनों कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस वाला हमसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करवा लेता है। अगर हमें वो टर्म्स और कंडीशन पसंद होती है तो हम उस पॉलिसी को खरीद लेते हैं। अगर हमें वो टर्म्स और कंडीशन पसंद नहीं होती तो हम उस पॉलिसी को नहीं खरीदते। जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक हमें एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ शर्तें लिखी होती हैं। ठीक है, वो शर्तें अगर हम साइन कर देते हैं तो एक्सेप्ट हो जाती हैं। अगर हम बैंक में अकाउंट ना खुलवाएं तो वो हमारी जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होगा, मतलब हमारा अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें केवल एक पार्टी को ही अधिकार होता है अपनी शर्तें बोलने का या मनवाने का, दूसरी पार्टी के पास कोई राइट नहीं होता। अगला है, एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है और कब उसका ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों वैलिड कहलाता है। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस जब वैलिड होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है। ऑफर यानी कि प्रपोजल, जो सेक्शन 2A के अंदर कवर है। वो किसी काम को करने या ना करने के लिए हो सकता है। ऑफर, और जो ऑफर होता है वो किसी काम को करने के लिए बोल सकता है या किसी काम को ना करने के लिए बोल सकता है, उसे ऑफर कहते हैं। एक्सेप्टेंस, अगर दूसरी पार्टी को ये पसंद आता है उसका ऑफर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस बन जाता है। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाते हैं तो प्रोमिसेस बन जाते हैं, और उस प्रोमिसेस के अंदर अगर
दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट किया गया ऑफर, दोनों पार्टी ने अपनी फ्री कंसेंट से उसको एक्सेप्ट किया है और दोनों पार्टी उसमें करने या ना करने के लिए सेम सेंस में एग्री हैं, तो वो ऑफर क्या बन जाता है फिर हमारा, कंसिडरेशन मिलने के बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहलाता है। और वही एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या कहलाता है हमारा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हो गए इसके अंदर, फ्री कंसेंट्स होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये एक कंडीशंस हो गई जो एक वैलिड ऑफर के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा प्रॉपरली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऑफर का इस तरीके से सूचना देनी है कि जो एक्सेप्टेंस करने वाला पर्सन है उस तक वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन करेक्ट सेंस में पहुंच जाए, तभी वो उस पर यस या नो कर पाएगा। अब अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस का क्या तरीका है, मतलब किस तरीके से आप किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस का जो मेथड है वो ऑफर देने वाले के हिसाब से बताया गया है कि ऑफर देने वाला जैसा चाहे वैसे ही आपको एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ऑफर देने वाले ने बोला कि मैं एक्सेप्टेंस जब भी मानूंगा जब आप इसको लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, तो वो लेटर के थ्रू आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। उसने ये बोला आप मुझे फ़ोन पे बोलेंगे तभी, उसने बोला मेरे कान में बोलेंगे तभी। तो जैसे वो चाहेगा वैसे ही आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी ऑफर करने वाले के थ्रू। अब ये जो एक्सेप्टेंस है ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है, ये कम्युनिकेटेड भी हो सकती है, ये जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हो सकती है, लेकिन इसका प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना जरूरी है। मतलब एक्सेप्टेंस के अंदर टाइम लिमिट भी होती है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने 3 महीने के लिए ऑफर निकाला तो 3 महीने उसकी वैलिडिटी है, 3 महीने के अंदर उसको एक्सेप्टेंस देनी होगी। उसके बाद भी अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं देता तो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसे ऑफर की एक्सेप्टेंस कह देते हैं। क्या ऑफर की एक्सेप्टेंस के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस ज़रूरी है, कोई पर्टिकुलर मीडियम ज़रूरी है या पर्टिकुलर टाइम ज़रूरी है? तो टाइम, मीडियम, प्लेस तीनों ज़रूरी हैं। जिस तरह से ऑफ़र देने वाले ने बोला है उस तरीके से उसको एक्सेप्टेंस किया जाना चाहिए। एक जर्नल ऑफ़र क्या होता है? तो जर्नल ऑफ़र वो ऑफ़र होता है जो जनरल पब्लिक के लिए, जैसे जिसमें एक फेमस केस है हमारा लेडी कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। ये जो केस है ये जर्नल ऑफ़र से जुड़ा हुआ है। जर्नल ऑफ़र का मतलब है ये पूरी पब्लिक के लिए ओपन है। तो ये वाला जो केस मैं आपको बताता कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ये इस केस के अंदर एक लेडी कार्लिल होती है जो इन्फ्लुएंजा उस समय फैला होता है इंडिया में। तो वो एक अखबार में ऐड पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई अगर इस दवाई को उसके बताए गए नियम के अनुसार लेगा तो 15 दिन के अंदर उसका इन्फ्लुएंजा है तो ख़त्म हो जाएगा या वो इन्फ्लुएंजा से पीरियड ही नहीं होगा, मतलब उसको इन्फ्लुएंजा होगा नहीं। और इसके लिए कंपनी 100 पाउंड की गारंटी दे रही है, 1000 पाउंड की गारंटी दे रही है। इसलिए दे रही है कि अगर किसी को इस दवाई को लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो जाए तो कंपनी उसको 1000 पाउंड देगी। और जबकि दवाई की वैल्यू कितनी थी, 100 पाउंड। लेडी कार्लिन इस दवाई को अखबार में ऐड देखने के बाद खरीद लेती है, उसको बताए गए नियम के अनुसार ही खाती है, लेकिन फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो कोर्ट चले जाती है और कोर्ट में जाके बोलती है कि भाई कंपनी ने जो 1000 पाउंड दिए वादा किया हुआ था वो मुझे दिलवाए जाए। लेकिन जब कंपनी कोर्ट में आती है तो कंपनी ये कहती है कि भाई वो किस बात का हर्जाना दे, क्योंकि लेडी कार्लिन और कंपनी के बीच में, स्मॉक बॉल कंपनी के बीच में कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये एक जर्नल ऑफर था जो ओपन ऑफर था, ओपन कॉन्ट्रैक्ट था, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन पर्टिकुलर ये कैसे पता लग गया कि लेडी कार्लिन ने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, या फिर उसने उस कंपनी के बताए गए नियम के अनुसार दवाई का सेवन किया नहीं किया? तो कोर्ट ने ये बोला कि जो जर्नल ऑफर होते हैं जो पब्लिक के लिए दिए जाते हैं उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो पर्सन उस दवाई को खरीद लेता है तो इसका मतलब उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, उसने उसको बताए गए नियम से खाया नहीं खाया, तो अगर उसको इन्फ्लुएंजा का इतना डर था कि वो दवाई खरीद रहा है और उसको सेवन कर रहा है तो इसका मतलब उसका सेवन भी इस तरीके से करेगा जैसा बताया गया, उसके अंदर कुछ भी ऊंच नीच वो नहीं करेगा। तो ये इस फेमस केस के अंदर पता लगा था जो जर्नल ऑफर में कवर हो जाता है। अब एक कंसिडरेशन कब लॉफुल कंसिडरेशन होती है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने यूट्यूब पे आपको शेयर किए हुए, उन्हीं के आंसर्स एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं। बताइए सर जजमेंट बता दीजिए उसका कार्बोलिक वाला। बता उसका दिया है मैंने जजमेंट क्या आपको, है कोर्ट? बता दिया आपको कि लेडी कार्लिन को 1000 पाउंड मिल गए थे, अच्छा मिल 1000 गए। पाउंड। हाँ, ठीक है सर। क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि जो जर्नल ऑफर होता है वो सबके लिए ओपन होता है, जो भी उसको खरीद लेगा, परचेज कर लेगा, वो ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लेता है। और फिर उसका जो कंपनी का दूसरा डाउट था कि इसने बताए गए नियम के अनुसार दवाई का सेवन किया नहीं किया, तो कोर्ट ने ये बोला कि जब उसने दवाई खरीदी है और वो इन्फ्लुएंजा से इतनी डर रही है कि 100 पाउंड की इतनी महंगी दवाई खरीदेगी, तो ज़रूरी वो दवाई को इसी तरह से सेवन करेगी जैसे कंपनी ने बताया है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी फेल हो गया और फिर उसको 1000 पाउंड मिल गए।
अब एक है हम लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ रहे थे कि लॉफुल कंसिडरेशन कब होती है। तो कंसिडरेशन लॉफुल जब होती है जब वो प्राइस के रूप में, काइंड्स के रूप में, मनी के रूप में पेड की जाए। कंसिडरेशन कंसिडरेशन गेस्चर या फिर होनोरियम ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। मतलब ये सम्मान में रिस्पेक्ट करने से कंसिडरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। कंसिडरेशन को मनी या काइंड होना ज़रूरी है। पैसे में कंसिडरेशन हो सकती है या फिर मनी काइंड में हो सकती है। इसके अलावा कंसिडरेशन फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट तीनों हो सकती हैं। तीनों फॉर्म में इसकी पेमेंट की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि क्या ग्रेशियस प्रोमिसेस को भी कंसिडरेशन माना जा सकता है, तो डेफिनेटली नहीं माना जा सकता, क्योंकि कंसिडरेशन ग्रेशियस मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी के सम्मान के लिए हम उसका थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं, तो मतलब सम्मान में बिना उसकी इज्जत करते हुए उसको मान रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। जो ग्रेशियस प्रोमिसेस होते हैं उसको कंसिडरेशन में शामिल नहीं कर सकते। एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो लॉफुल कंसिडरेशन होने के लिए दोनों पार्टीज की उसमें कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायर और प्रॉमिसरी होना चाहिए। दूसरा, कंसिडरेशन जो है प्रॉमिसरी और एनी अदर पर्सन इज नॉट अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रॉमिसरी ही कंसिडरेशन को पेमेंट करेगा। अगर कोई और पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉमिसरी पेमेंट कर देता तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, अगर उसमें प्रॉमिसर के कंसेंट शामिल है तो। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब ये कि मैंने बी से 2 लाख रुपए लेने थे, लेकिन आज मैंने बी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, तो 1 लाख रुपए जो एडवांस देना था उसको कंसिडरेशन का, वो मैंने पास्ट वाला जो उधार था लोन उसी में एडजस्ट कर लिया। तो ऐसा किया जा सकता है, इसको वैलिड कंसिडरेशन माना जा सकता है। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कंसिडरेशन की आज ही पेमेंट कर दी। फ्यूचर कंसिडरेशन, मैंने एक लोन दे रखा था बी को जो मैच्योर होने वाला था अगले महीने मैच्योर होने वाला है लोन, तो नेक्स्ट मंथ वाले मैच्योरिटी अमाउंट को मैंने इस बार कंसिडरेशन में एडजस्ट करा दिया। तो ये पॉसिबल है, ऐसे करा सकते हैं। तो कंसिडरेशन शुड बी रियल नॉट इल्यूजनरी, ये रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। मतलब सपने में और ख्यालों में दी गई कंसिडरेशन को कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता, और ये लीगल और एडिक्वेट होना जरूरी है। अब कंसिडरेशन क्या एडिक्वेट होती है? कंसिडरेशन की एडुकेसी के बारे में कुछ बोला नहीं गया। एग्जीक्यूटिव मतलब उचित, तो उचित कंसिडरेशन कुछ भी नहीं होती। 2 लाख रुपए के माल के लिए भी 1000 रुपये एडवांस दिया जा सकता है, उसको कंसिडरेशन माना जाता है। कंसिडरेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए इसके लिए हमारा लॉ कुछ भी नहीं कहता है। अब कंसिडरेशन कब अनलॉफुल हो जाती है, गैर कानूनी कंसिडरेशन किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो फॉरबिडन बाय लॉ है और उसको आप कंसिडरेशन के रूप में दे रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ कंसिडरेशन के रूप में आप एक्सचेंज कर रहे हैं जो किसी भी लॉ को डिफीट कर रही है, मतलब किसी लॉ के वायलेशन कर रही है, तो वो भी क्या कहलाती है? अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाती है। फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ी से आप किसी को कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो वो भी कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी, अनलॉफुल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने चोरी कर लिया किसी का सोने का हार और कंसिडरेशन के रूप में किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, तो वो फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन कहलाएगी। डिफीट एनी रूल्स, किसी भी रूल्स को आपने डिफीट करने के लिए कंसिडरेशन प्रोवाइड कर दी, या इंजरी, कोई भी इंजरी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो कोर्ट रिगार्ड देम एज इमोरल, तो कोर्ट उसको इमोरल रिगार्ड कर देती है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कह देती है। अब ये हमने पढ़ लिया कंसिडरेशन कब होती है, इलीगल हो जाती है। अब क्या कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है? इस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिकम विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, क्या वॉइड माना जाएगा वो? तो आप बताइए क्या होता है ऐसा कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट का है तो वॉइड हो जाएगा? या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं लेकिन वो वैलिड होते हैं, वो लीगल होते हैं, उनको इलीगल नहीं कहा जा सकता। यानी कि एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। बताइए होता है ऐसा कुछ? यस सर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें कंसिडरेशन ना दी जाए, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में ये बोला हुआ था कि विदाउट कंसिडरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो इनवैलिड होते हैं, वो वॉइड होते हैं। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे बिना कंसिडरेशन दिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं और वो वैलिड होते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को कोई संपत्ति देना चाहता है, प्रॉपर्टी देना चाहता है, तो वो बेटे से कुछ नहीं लेगा, उसको गिफ्ट डीड बना के प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर देगा। तो वहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट हुआ और वो वैलिड एग्रीमेंट हुआ, उसे वैलिड माना जाता है। तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहते हैं हम? एग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन,
प्यार की वजह से या अफेक्शन की वजह से ये एग्रीमेंट किए जाते हैं। इसमें हस्बैंड वाइफ, पिता पुत्र, रिश्तेदार, लेकिन ओनली ब्लड रिलेशन माने जाते हैं इसमें, उसी को यहाँ पे एग्जेम्पशन बोला गया। या फिर हस्बैंड वाइफ का क्लोज रिलेशन। प्रॉमिस टू कंपनसेट, मान लो किसी को आपको कंपनसेट करना था, कंपनसेट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो वो एग्रीमेंट आपका क्या कहलाता है, विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड कहलाता है। एग्जाम्पल मान लो ए फाइंड बी पर्स, ए को बी का पर्स रास्ते में मिल गया, उसने बी का पर्स को लौटा दिया, बी ने खुश होकर उसको 500 रुपये दे दिए, तो यहाँ पे ए ने क्या दिया, पर्स, और बी ने क्या दिया, 500 रुपये, दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है लेकिन बिना कंसिडरेशन के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। टाइम पीरियड लाइबिलिटीज़ होती हैं। टाइम पीरियड लाइबिलिटीज़ मतलब है ए ने बी की गारंटी ले रखी थी कि अगर 3 महीने में उसने लोन वापस नहीं दिया तो बी वापस कर देगा। अब 3 महीने हो गए, उसने वापस नहीं किया लोन, तो यहाँ पर जो पार्टी है लोन देने वाली वो डायरेक्टली ए से पैसा वसूल बी से पैसा वसूल सकते हैं, क्योंकि बी ने ए की गारंटी दे रखी है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी हम बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानते हैं, वॉइड नहीं वैलिड मानते हैं। कोई भी गिफ्ट अगर कंप्लीट कर रहे हैं, गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन, तो गिफ्ट के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा एग्रीमेंट बिटवीन एजेंसी एंड एजेंट, एजेंट और उसकी एजेंसी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें भी किसी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक एजेंट को अगर कोई माल उसका मालिक दे रहा है तो कोई उसके लिए कंसिडरेशन नहीं लेगा। चैरिटी, कहीं पर आप चैरिटी करना चाह रहे हैं, फ्री में कुछ सामान देना चाह रहे हैं, तो चैरिटी के लिए किसी भी तरह के एग्रीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैरिटी के लिए भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, या फिर चैरिटी के लिए कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं बना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट का कि माइनर कौन है, क्या माइनर द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, या माइनर किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं माइनर के केस में। तो माइनर के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, माइनर कौन होता है। तो आप बताइए कौन है माइनर। बिलो नेट सर, बिलो 18 और अनसाउंड माइंड पर्सन। देखो माइनर तो एक ही है, बिलो 18, और इनकैपेबल जो पार्टी है वो है अनसाउंड पर्सन। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे माइनर के बारे में। तो माइनर, जो भी हमारे देश का कानून कहता है कि जो भी 18 साल से कम का व्यक्ति वो माइनर है, तो 18 साल से कम के व्यक्ति को माइनर माना गया। तो माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो माइनर के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि माइनर को किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने का अलाउड ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। माइनर के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, सब इनवैलिड है। अगर माइनर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को मेजर बताकर, जैसे धर्मोदास घोष वर्सेस मोहरी बीवी के केस में हुआ था, वहाँ पे धर्मोदास जो माइनर था उसने अपने आप को मेजर बता के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था मोहरी बीवी के साथ, ब्रह्मदत्त के साथ, जो मोहरी बीवी का हस्बैंड था। लेकिन उस केस में भी कोर्ट ने ये कहा कि माइनर अगर झूठ बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो भी माइनर इज नॉट, क्या मतलब नॉट सॉरी, माइनर को हम जबरदस्ती उस पेमेंट को करने के लिए नहीं बोल सकते जो उसने धोखाधड़ी से भी ली है। तो भी माइनर के केस में ये डिसीजन दिया गया कि वो पेमेंट वापस नहीं करेगा और जो पैसा था वो उसका डूब गया। तो माइनर के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इनवैलिड होता है। केवल एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ वैलिड होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वो कॉन्ट्रैक्ट है अगर माइनर को जीवन जीने के लिए, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े तो वो वैलिड होता है। उसमें से उतना पैसा माइनर की प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है जितना उसको नेसेसिटीज, जीवन जीने के लिए जरूरी चीज़ों के लिए दिया गया। वो जैसे फॉर एग्जांपल माइनर के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो खाना अगर किसी से लेने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो कर सकता है, क्योंकि खाने से ही जीवन चलेगा। माइनर अगर खाएगा नहीं तो मर जाएगा, तो इसीलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे माइनर द्वारा किए गए नेसेसिटीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कपड़ा, मकान, खाना, इसके लिए अगर कोई खर्चा किसी ने किया है तो वो माइनर की प्रॉपर्टी में से उतना पैसा वसूल सकता है जितना उसका खर्चा हुआ है, लेकिन ओनली जेन्युइन एक्सपेंसेस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। माइनर इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, केवल एक ही कंडीशन में माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन जीने के लिए जरूरी चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है। तीसरा, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आया है, बताइए। सर मैं पूछ रहा हूँ, तो इस हिसाब से तो माइनर अगर ऐसी नेसेसिटी में रहेगा तो लैंड की प्रॉपर्टी के लिए भी एग्रीमेंट कर सकता है। हाँ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए कर सकता है, लेकिन उतना ही पैसा वसूला जाएगा जितना उसके नेसेसिटीज पे खर्च हुआ है, उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह अलाउड नहीं होता। अब इसमें इम्पॉर्टेंट केस है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, धर्मोदास वर्सेस मोहरी बीवी। ये माइनर का इम्पॉर्टेंट केस है जो आप कर लेना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, केस लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट केस है इसका।
वो आपको जरूर कर लेना है। तीसरा, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। पार्टीज की कंसेंट कब फ्री होती है? देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपने जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो फ्री कंसेंट से किया है या नहीं किया। फ्री कंसेंट मतलब आपने उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना डाला हो, ज़बरदस्ती उससे हाँ ना कराया हो, मारपीट के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ना कराया हो, उसकी बहन को उसकी माँ को किडनैप कर लिया हो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया हो। तो इस तरह का कोई भी काम अगर आपने उसकी कंसेंट लेने के लिए किया है तो ये वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा, यानी कि शुरू से शून्य हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 13 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कंसेंट की डेफिनेशन देता है कि व्हाट इज कंसेंट और व्हेन कंसेंट बिकम फ्री कंसेंट। कंसेंट कब फ्री कंसेंट होती है? तो एक कंसेंट जब फ्री कंसेंट कहलाती है जब उसमें निम्न प्रभाव ना हो। निम्न मतलब ये फॉलोइंग एलिमेंट्स अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कंसेंट जो है फ्री कंसेंट है। अब कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल नहीं है जब उसको कंसेंट को हम फ्री कंसेंट कहेंगे? तो पहला है कॉर्जन। कॉर्जन का मतलब होता है षड्यंत्र। अगर आपने धोखाधड़ी से, षड्यंत्र करके किसी से कंसेंट ली है तो वो इलीगल कंसेंट कहलाएगी, इलीगल एक्टिविटी कहलाएगी और ऐसे कमिटमेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। या आपने फ्रॉड से, फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी करके, किसी से झूठे वादे करके, झूठी डिस्क्रिप्शन देके, फॉल्स डिस्क्रिप्शन के थ्रू किससे कंसेंट ले ली, तो ऐसे कंसेंट को हम इलीगल कंसेंट कहेंगे, फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने गलत प्रेजेंटेशन दिया है, मिस रिप्रेजेंट करा है, किसी के फैक्ट को छुपाया है, फिर उससे कंसेंट लिए, तो ऐसे कंसेंट को हम फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि वो आपकी बात को काट नहीं सकता, इसलिए आपने ऐसे व्यक्ति को उसके सामने ले जाकर बैठा दिया जिसको वो ना नहीं कर सकता, तो उसको हाँ करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंसेंट को हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में शामिल कर देंगे और उसके ऊपर हम फ्री कंसेंट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, स्टार्टिंग से शून्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पिता के सामने एक पुत्र कभी ना नहीं कह सकता, पिताजी को जो कहेंगे उसको पुत्र को मानना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर पिताजी को सामने बैठा के बोला कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को तेरे को साइन करना ही करना है, कर, और फिर अगर उसने साइन कर दिए तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में किया है। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच में ये रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा ही रिलेशन होता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच में भी ऐसा ही होता है संबंध जो होता है। एक पागल व्यक्ति के साथ अगर कोई कॉन्टेक्ट करा तो भी यही होता है। ओल्ड एज, अगर आदमी की एज बहुत ज़्यादा है, 90 है, 80 है, उस कंडीशन में भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा क्रेडिटर और डेटर, किसी ने किसी से उधार ले रखा है तो उधार देने वाला और लेने वाले का ऐसे संबंध होता है। पेरेंट्स और चाइल्ड का, एडल्ट चाइल्ड और पेरेंट्स का, लॉयर्स और क्लाइंट का, यही संबंध होता है। इसमें कभी भी कंसेंट अगर होती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाती। मिस्टेक, किसी ने गलती से कंसेंट दे दी, मतलब उसने सोचा कुछ था लेकिन हकीकत में था कुछ, तो गलती से दे दी, तो ये भी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। अब क्या हम कोई ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जो किसी ट्रेड पर रिस्ट्रेन कर सकता हो, किसी ट्रेड पर रोक लगा सकता हो? तो आप बताइए, क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो ट्रेड पर रोक लगाता हो? ट्रेड मतलब किसी को व्यापार करने से रोकता हो। ए का जो बिजनेस था वो खिलौने बेचने का था, लेकिन सी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बोला कि तुम किसी को भी माल बेचो लेकिन बी को मत बेचना, और अगर तुम बी को माल नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें हर महीने 100 रुपये देता रहूँगा। क्या ये एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में आता है, मतलब व्यापार करने से रोकने में आता है? और क्या ये वैलिड कहलाएगा या वॉइड कहलाएगा? तो ये एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। क्यों? किसी को व्यापार करने से नहीं रोका जा सकता, और अगर तुम रोक रहे हो तो ये वॉइड कहलाएगा। रिस्ट्रेन एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गवाह कोर्ट में गवाही देने जा रहा है लेकिन दूसरी पार्टी के खिलाफ वो गवाही देने वाला है, वो कह रहा है तुम अगर गवाही नहीं दोगे तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगा। तो इस तरह की जो इलीगल चीज़ें करने के लिए जा रहा है, ये इलीगल चीज़ें करवा रहा है, उसके लिए भी जो एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं वो वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं, वो वैलिड नहीं होते। तो ऐसे एग्रीमेंट जो किसी व्यापार पे रोक लगाने वाले एग्रीमेंट होते हैं, वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, और ये वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होते। तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड है, लेकिन इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब जहाँ पर ये लागू हो जाते हैं, मतलब रोक लगाते हैं और वो वैलिड रहते हैं। जैसे मान लो 4 पार्टनर ने मिलकर कंपनी शुरू की, तो वो एक ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर इस कंपनी को छोड़ के जाता है तो वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो नहीं करेगा खुद अपना, या फिर उस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा जहाँ पे कंपनी कर रही है।
क्यों? क्योंकि वो कंपनी के अंदर अगर पार्टनर है तो उसको हर चीज़ पता है, कंपनी का रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, कंपनी कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी को कितना मार्जिन हो रहा है, तो वो अपनी अलग से कंपनी भी शुरू करके कंपनी को ही कंपटीशन दे सकता है। तो इसीलिए उसको सीक्रेट्स पता होते हैं, इसलिए उसके ऊपर रोक लगा देते हैं। तो वहाँ पे अलाउड है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने अपनी गुडविल सोल्ड कर दी, मतलब अपना नाम बेच दिया, तो जिस कंपनी ने अपना नाम बेच दिया तो वो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लगा सकते हैं, मतलब उस कंपनी को बोल सकता है भाई नाम मैंने खरीद लिया, अब ये ब्रांड मेरा हो गया, अब तुम इस ब्रांड के नाम से चीज़ नहीं बनाओगे। तो वो अलाउड है, वहाँ पर वो कर सकता है ऐसा। पार्टनरशिप बता दी है मैंने आपको, गुडविल बता दिया मैंने, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन को फ्रॉड कहते हैं या नहीं कहते? बताइए मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या होता है मतलब बताइए सर, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई एक्चुअल बंदे जो होना चाहिए उसका, मतलब दूसरे बंदे को साबित कर देना किसी के बिहाफ में। मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट करना। मिस रिप्रेजेंटेशन हाँ। मतलब फ्रॉड प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के दिखाना, इंफॉर्मेशन को बेनिफिशियरी के लिए बेनिफिट में दिखाना जबकि एक्चुअली उससे लॉस होगा या वो फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकती है। झूठी खबरें मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मान सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अंकित ने अनुज को एक ऑफर दिया, एक डील दी कि अगर वो उसकी गाड़ी खरीद लेता है जो बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में है, तो उसको अगले 1 साल तक 1 रुपया नहीं लगाना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन हकीकत में क्या था, उसकी गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसका इंजन ख़राब था या गाड़ी चलती नहीं थी, स्टार्ट नहीं होती थी। लेकिन फिर भी उसने झूठ बोलकर मिस रिप्रेजेंटेशन से अपनी गाड़ी उसको बेच दी और उसने ट्रस्ट किया उसके ऊपर और गाड़ी खरीद ली। तो ये फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एक ही चीज़ होता है? अब फ्रॉड का मीनिंग क्या है? फ्रॉड मतलब होता है किसी को धोखा देना जानबूझ के, डेलिबरेटली। तो डेलिबरेटली अगर आपने किसी को धोखा देने के इरादे से किया ताकि उसको लॉस हो जाए तो इसे हम फ्रॉड में कवर कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। जो मिसरिप्रेजेंटेशन होता है वो डेलिबरेटली, सॉरी, फ्रॉड जो होता है वो डेलिबरेटली मिसरिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन कई बार अनजाने में भी हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, जहाँ पे वो ये सोचता है कि ये ऐसा है, मतलब ये करेक्ट है, लेकिन हकीकत में वो रॉन्ग था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक ही गाड़ी दिल्ली में खड़ी थी और उसको ये पता था कि लास्ट टाइम जब वो दिल्ली में गया था तो गाड़ी बढ़िया चल रही थी, लेकिन अब गाड़ी खड़ी खड़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसको पता नहीं है। तो वो जिसको बेच रहा है उसको यही कह रहा है कि भाई मेरी गाड़ी तो बिल्कुल सही है, फटाफट स्टार्ट होती है, सही चलती है, लेकिन हकीकत में वो खराब है। तो यहाँ पे वो डेलिबरेटली धोखा नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने मिस स्टेटमेंट की, झूठी जानकारी दी। तो ये जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो। तो मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में भी हो सकता है और जो फ्रॉड है वो धोखाधड़ी से भी हो सकता है। हाँ जी, तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में यही फ़र्क है दोनों के अंदर। अब फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कब एक फ्रॉड फ्रॉड कहलाता है, मतलब धोखाधड़ी कहलाता है। तो फ्रॉड का मतलब है, मतलब किसी को कन्विंस करना किसी गलत चीज़ के लिए, धोखा देना, डिसीव करना। तो ये क्या कहता है? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है नॉट ट्रू इन्फॉर्मेशन या झूठी जानकारी को आगे कम्युनिकेट करना। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ए को पता है कि वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा फिर भी वो प्रॉमिस कर रहा है, तो ये फ्रॉड है। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे धोखा देने का इरादा हो उसके पीछे, तो वो फ्रॉड कहलाता है। तो फ्रॉड का मतलब क्या है? कुछ भी चीज़ करना जो सच ना हो, आपको पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो वो फ्रॉड है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें खतरा हो सकता है लेकिन फिर भी उसको कह रहे हैं कि इसमें कोई खतरा नहीं है, तो ये फ्रॉड है, इसे फ्रॉड कहेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अनजाने में की जाए या जानबूझ के की जाए उसके अंदर फ्रॉड का फ़र्क आता है। अनजाने में किया गया मिसरिप्रेजेंटेशन है, जानबूझ के किया गया फ्रॉड है। जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन या गलत जानकारी को साझा करना फ्रॉड कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रॉड भी हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है ये।
लॉ के अंदर क्या अलाउड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउड है या मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड है? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है तथ्य की जानकारी का अभाव, यानी कि आपने गलती से चीज बोल दिया लेकिन आपको पता नहीं था कि ऐसा है, लेकिन आपने ऐसा बोल दिया, तो वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब हकीकत का नहीं पता था इसलिए आपने ऐसा कर दिया। अब इसमें दो तरह की चीज़ होती हैं, बायलैटरल और यूनिलैटरल। कई बार फैक्ट की गलती एक ही पार्टी से होती है, कई बार फैक्ट की गलती दोनों पार्टी से हो जाती है। अगर दोनों पार्टी से फैक्ट की गलती हो रखी है, ठीक है, दोनों पार्टी अगर इसको गलतियां कर रही हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के बीच में हुआ, ठीक है, उसके सब्जेक्ट मैटर को चेक किया जाता है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। अगर वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है, उसकी आइडेंटिटी करेक्ट है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है। लेकिन अगर एक ही पार्टी ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की है और दूसरी पार्टी को उसकी जानकारी पहले से ही थी कि भाई ये जो बोल रहा है वो ऐसा है नहीं, वो हकीकत में है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियों में से एक पार्टी के तथ्य को दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब मिस्टेक ऑफ लॉ, देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को तो एक बार अलाउड हो सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड नहीं होता। हर मतलब ये माना जाता है इंडियन लॉ के अंदर कि सारे जो भारतीय कानून है, इंटरनेशनल लॉ को छोड़ के जो सारे लैंड लॉज जो है, हमारे लोकल लॉज जो है कंट्री के, उसके नॉलेज सबको है। कोई ये कह के नहीं बच सकता कि मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया में ऐसा भी कोई कानून है। तो कानून जो भी है इंडिया का, वो यही है कि वो सबके लिए वैलिड है और सबको उसकी जानकारी है। कोई ये कह के नहीं बच सकता कि मुझे कानून का पता नहीं। मान लो एक चोर ने दूसरे घर में चोरी की और जब कोर्ट में वो गया तो उसने बोला कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आईपीसी जैसा कोई एक्ट भी है जिसमें चोरी के लिए सज़ा मिल सकती है। तो कोर्ट की थोड़ा कहेगा कि भाई आप ये थोड़ा चेक करेंगे कि आपको पता था नहीं पता था, क्योंकि ये माना जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो इंडिया में अभी लॉ एप्लीकेबल है, उसकी जानकारी सबको है। क्यों? क्योंकि वो लोकल लॉज हैं, हमारे इंडियन लॉज हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको उस लॉ की जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। एक और सर इम्पोर्टेंट मुझको क्वेश्चन है, फैक्ट का एग्जांपल दे दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जहाँ पे फैक्ट की गलती हो रही हो, फैक्ट आपसे तथ्य की गलती हो रही हो, वहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ए को पता है कि उसकी गाड़ी खराब है, ठीक है, लेकिन बी के साथ वो एग्रीमेंट करते वक्त बता रहा है कि उसकी गाड़ी खराब है, लेकिन बी को ये पता है कि पहले खराब थी लेकिन अब ठीक हो चुकी है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। एक तो फैक्ट को गलती कर रहा है लेकिन दूसरे को पता होते हुए भी वो उसमें शामिल हो रहा है, ये यूनिलैटरल है, मतलब एक की गलती है दूसरे की नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही किसी एक पॉइंट पे गलती कर रहे हैं तो वो दोनों साइड से गलती मानी जाएगी। अब अगला है आपका वेज ऑफ वेजर। जितने हमारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो हम बैट लगाते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच पे सट्टा लगाया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? वेज ऑफ वेजर वाले जो एग्रीमेंट होते हैं, यानी कि बाजी का जो करार होता है, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको वैलिड बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही पार्टी को इक्वल चांसेस हैं गेन और लॉस के, तो क्या वो वैलिड हो सकते हैं? तो वेजरिंग एग्रीमेंट को इंडिया के अंदर जो है इलीगल माना गया है, उसको वैलिड नहीं माना गया। ऐसे कोई भी सट्टेबाजी करना, दाव लगाना, ठीक है, सट्टा जुआ लगाना, वो सब इनवैलिड है। लेकिन यहाँ पर भी इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे रेस कोर्स में जब हम घोड़ों की रेस पे पैसा लगाते हैं वो लीगल है क्योंकि उसको सरकार चला रही, इस वजह से। लेकिन इसके अंदर कुछ शर्त है, जैसे ये जो इवेंट है ये अनसर्टेन होना चाहिए, मतलब जो घोड़े पे आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका घोड़ा भी जीत सकता है, दूसरा भी जीत सकता है, पहले से फिक्स ना हो, डिसाइडेड ना हो कि यही घोड़ा जीतेगा। इसके अलावा यहाँ पे गेन और लॉस का इक्वल चांस हो दोनों पार्टियों का, दोनों पार्टियों में से कोई भी इवेंट को कंट्रोल ना कर सकती हो, मतलब दोनों ही इवेंट को कंट्रोल ना कर पाए, ऐसी कंडीशन इसमें रखी जाती है। और दोनों ही पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो इसके साथ जुड़ा हो, इसे हम कहते हैं वेज ऑफ वेजर के एग्रीमेंट के अंदर शर्तें। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है? जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम मर जाओगे और 2 लाख की पॉलिसी ले लोगे, तुम्हारे मरते ही हम तुम्हें 2 लाख दे देंगे, तो यहाँ पे भी फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अनसर्टेनिटी के लिए हो रहा है। अगर वो मरेगा तो पैसा मिल जाएगा, नहीं मरेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, मतलब ये भी बाजी लगा रहा है। लेकिन इसको इलीगल नहीं, लीगल बोला गया, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के अंदर लीगल कहलाते हैं, जिसे हम आजकल का टर्म इंश्योरेंस, जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो, उसका प्रीमियम भर दो, अगर आप मर गए तो 1 करोड़ मिल जाएगा फैमिली को, अगर आप उस सर्टेन पीरियड में नहीं मरे तो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा और फैमिली को कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसको भी हम वैलिड कहते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस इंडिया में वैलिड है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा दाव जिसके अंदर स्किल का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब स्किल्स की बात की जा रही हो, जैसे किसी चेस के गेम में एक दो व्यक्ति जो है खेल रहे हैं चेस, और उसके ऊपर एक व्यक्ति जो है सट्टा लगा रहा है, मतलब सट्टा लगाना देखो अलग चीज़ होती है, ये वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लेयर खुद इन्वॉल्व है उस गेम के अंदर और वो कंट्रोल कर सकता है इवन को, तो वो स्किल बेस्ड गेम कहलाता है। फिर उसके ऊपर कोई भी अगर दाव लगाया जाता है तो वो वैलिड हो जाता है। हॉर्स रेस कंपटीशन जो सरकार करवाती है, हॉर्स रेस, वो रेस कोर्स के अंदर। इसके अलावा शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो भी क्या होता है, लीगल हो जाता है। सर अब क्रिकेट भी तो स्किल बेस्ड वो हुआ ना इवेंट। लेकिन उस पे जो अथॉरिटी सट्टा लगा रही ना, वो तो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है ना। अच्छा। अगर एक बैट्समैन किसी से सट्टा लगाए, मतलब बाजी लगाए कि भाई मैं आज इतने रन मारूंगा, तो उसके पास तो कंट्रोल करने की ताकत है ना उसको, वो कंट्रोल कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को सुधार के चीज़ को कर सकता है, तो वो सट्टा नहीं है। लेकिन दो पार्टी जिनका कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से, वहाँ पे है भी नहीं मौजूद, और वो पार्टी उस पर दाव लगा रही है हार जीत पर, तो वो सट्टा है, वो अलाउड नहीं है। उसे वेज ऑफ वेजर एग्रीमेंट कह देते हैं। अब आ गया आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बताइए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? किसी घटना के होने या ना होने पर डिपेंड करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को कहा कि अगर तू मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपये दे दूंगा, तो वो शादी करेगा तो उसको 10,000 मिलेंगे, शादी नहीं करेगा 10,000 नहीं मिलेंगे। यानी किसी घटना के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर घटना हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पैसे का लेन देन हो जाएगा। घटना नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन नहीं होगा। ए ने बी को कहा कि अगर मंडे को बारिश हो गई तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दे दूंगा, अगर बारिश होगी तो वो 2 लाख देगा और नहीं देगा। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें कंडीशनल परफॉर्मेंस होती है, मतलब किसी एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ रिलेट करती है। उसने कहा कि अगर वो शादी करेगा तो वो 20,000 रुपये उसको देगा, शादी कर लेगा तो दे देगा 20,000, शादी नहीं करेगा तो कोई अमाउंट नहीं देगा उसको। इसके अलावा ये कलेक्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कलेक्ट्रल मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे दोनों ही पार्टी उस इवेंट से म्यूचुअली मतलब बंधी हुई हैं। वो इवेंट होगा तभी दोनों पार्टी अपनी अपनी शर्तों को पूरा करेंगे। इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द प्रॉमिसर, लेकिन ये जो इवेंट है ये दोनों के विल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, और वेज ऑफ वेजर एग्रीमेंट जो था वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जरूर करना है। इसके अलावा क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेज ऑफ वेजर एग्रीमेंट और माइनर इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए आपको करने ही चाहिए। अगर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट रियलिटी में होते नहीं है, लेकिन इनको लॉ यानी कि कोर्ट वो बिल्ड कर देता है, जहाँ पर ये बोला गया है कि किसी दूसरे के नुकसान पे पहले व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिल सकता, मतलब किसी दूसरे के लॉस से पहला व्यक्ति प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ये इसके पीछे प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर गलती से कोई पिज़्ज़ा आ गया डिलीवर होकर, और वो पिज़्ज़ा आपने इस्तेमाल कर लिया, मतलब पिज़्ज़ा बॉय ने एड्रेस की मिस्टेक की वजह से आपके घर डिलीवर किया, आपने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, पिज़्ज़ा खा लिया। तो आपने जैसे ही डिलीवरी एक्सेप्ट की और पिज़्ज़ा का इस्तेमाल कर लिया, कंज्यूम कर लिया, वैसे ही आपके बीच में और पिज़्ज़ा कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट हो गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट कहता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपने उस पिज़्ज़ा के लिए तो पैसे खर्च नहीं किए थे, लेकिन आपने उसका मज़ा लिया खाने का, तो जो खाने का आपने मज़ा लिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, उसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर दिया, जिसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आपको उस पिज़्ज़ा के पैसे कंपनी को पेमेंट करने पड़ेंगे। आप ये कह के नहीं बच सकते कि भाई मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया था, ये तो पिज़्ज़ा वाले की गलती थी, मेरे घर क्यों डिलीवर किया। तो यहाँ पे कोर्ट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर देती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है और रिलेशनशिप बिल्ड कर देती है, जहाँ पे रिलेशनशिप उस इवेंट के अल्टीमेट बेनिफिट से चेक की जाती है कि उसका अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ किसे, और जिसको बेनिफिट हुआ वो उसके लिए ऑब्लिगेट हो जाता है पेमेंट करने के लिए। इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड नहीं करती पार्टियां, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो थ्योरी है वो यही है, एक के नुकसान से दूसरे को फ़ायदा नहीं दिया जा सकता।
इट इज यूजुअली अ राइट ऑफ मनी, इट इज जनरली लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। ये राइट ऑफ मनी है, मतलब पैसा लेने का अधिकार आ जाता है क्योंकि उसकी चीज का उसने सेवन कर लिया इसलिए। तो राइट इज नॉट एन आउटकम एग्रीमेंट बट इज इम्पोज बाय द लॉ। यहाँ पे डायरेक्टली कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोज कर रहा है। लॉ इन दोनों के बीच में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड कर रहा है, तो इसे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स वगैरह आपको कर लेने हैं। अब है क्वांटम मैरिएट। क्वांटम मैरिएट क्या होता है ये बताइए। ये कहता है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बीच में खत्म हो गया, मतलब चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के घर वाइट वॉश करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, बोला कि मैं तुम्हारे घर वाइट वॉश करूंगा, बदले में तुम मुझे 8,000 रुपये दे देना। ए ने बोला बी को ठीक है तुम वाइट वॉश कर लो, मैं तुम्हें 8,000 दे दूंगा, ये 1,000 रुपये कंसिडरेशन रखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट 7,000 काम के कंप्लीशन के बाद दे दूंगा। 2 कमरे में वाइट वॉश करते ही उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है बी की, जिसकी वजह से वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ देता है। अब वो बी से उतना पैसा लेने का अधिकारी है जितना 2 कमरों का बनता है, मतलब प्रोपोर्शनेट रेशियो में उस पैसे को निकाल ले रहे हैं। मतलब घर में 4 कमरे थे, 8,000 में तय हुआ, तो एक कमरे का लगभग 2,000 हो गया। 2 कमरे पेंट कर लिए तो उसको 4,000 का वो अधिकारी है, 1,000 वो पहले ले चुका, 3,000 और पेमेंट लेगा। यहाँ पर ए ये कह के नहीं बच सकता कि तुमने मेरा काम पूरा ही नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ। तो यहाँ पे क्वांटम मैरिट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाता है, और क्वांटम मैरिट का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना वर्क परफॉर्म हुआ उसके कंपैरिजन में उसके रेशो में आपको देना पड़ेगा। तो क्लेम फॉर क्वांटम मैरिट अराइज ओनली व्हेन द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। जहाँ पे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, डिस्चार्ज हो गया, वहाँ पे क्वांटम मैरिट का प्रिंसिपल आ जाता है। और क्वांटम मैरिट का प्रिंसिपल ये कहता है किसी की मेहनत को जाया नहीं जाया दिया जा सकता, उसकी मेहनत का पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो उतना पैसा वो देगा उसको, चाहे वो ये कह के नहीं बच सकता कि भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट में शर्त रखी थी कि तुम कंप्लीट कर लोगे, पूरा वाइट वॉश करोगे तभी पैसा दूंगा। तो वहाँ पर कोर्ट ये कहेगी क्वांटम मैरिट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल करके भाई जितना काम किया उतना पैसा दे दो उसका। तो इसे क्वांटम मैरिट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, रिपीट होता रहता है, तो आप इसको ध्यान से कर लेना क्वांटम मैरिट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम मैरिट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे से मिक्स करती हैं, लेकिन है अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो आपको इसको ध्यान से कर लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब आता है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब आता है जब दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तैयार होती हैं। दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि दोनों ही पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुगर को लेकर ट्रेडिंग हुई कि इंडिया जो है 20 क्विंटल शुगर सप्लाई करेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडर है उसको, इंडियन ट्रेडर ने। लेकिन अचानक से इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। अब जैसे ही लड़ाई शुरू होगी तो जो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, गवर्नमेंट उस पर रोक लगा देती है, ऑटोमेटिकली वो रोक लग जाती है। तो उस कंडीशन में अब वो उसके माल की सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आ गया फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन जो वर्ड है उससे ही निकला है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेट हो गई दोनों पार्टियाँ, दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तो करना चाहती है लेकिन अब कर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि रूल चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया, वार का टाइम आ गया। वॉर के टाइम पे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं हो सकती, उस कंट्री से तो बिल्कुल नहीं हो सकती जिससे हमारी लड़ाई चल रही है। तो इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुम्हें 2 लाख साइकिल जो है सप्लाई कर दूंगा 6 महीने के अंदर, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने अपना प्रिंसिपल चेंज कर दिया कि साइकिल के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। बोला कि इंडिया के अंदर अभी साइकिल कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई रीज़न की वजह से, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं वैसे ही आपको। तो वहाँ पे लॉ ने रोक दिया कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने से। तो लॉ ने रोक दिया तो ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो वहाँ पे जितनी भी वो सप्लाई हो गई उतना पैसा तो मिल जाएगा क्वांटम मैरिट प्रिंसिपल के थ्रू कि भाई जितनी माल की डिलीवरी हो गई उतनी की आप पेमेंट कर दो, बाकी जो बच गया उसको कोई पूरा नहीं करा सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसे ही कहते हैं जब पार्टी तो करना चाहती हैं लेकिन परिस्थितियाँ उनको पूरा नहीं करने देती। अब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके लिए अगर कुछ डैमेजेस आ गई तो उस डैमेजेस को कौन पूरा करेगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कौन डैमेजेस को पूरा करेगा? बताइए कौन सी पार्टी करेगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मतलब कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो इस कंडीशन में
जो लाइबिलिटीज आएंगी उस लाइबिलिटीज को कौन पूरा करेगा? तो जो पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो ही जिसने ब्रीच ऑफ डैमेजेस को, कॉन्ट्रैक्ट करा होगा वो तोड़ेगा ना। हाँ, जो करेगा वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी लेगा और वही उसकी लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा। तो सफरिंग पार्टी जो है, एग्रीड पार्टी जो है, जिसको लॉस हुआ कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने से, उसने वो भरपाई से करवा सकती। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टी हैं ए और बी। ए ने बी को कहा कि भाई मैं तुम्हें 200 जैकेट सप्लाई कर दूंगा अगले साल मई तक, मतलब मई 2025 में 200 जैकेट। उससे क्या होगा, तुम्हारी जो गर्मियों की सेल है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि उससे पहले ही उसने हाथ खड़े कर दिए। मई आने से पहले अप्रैल में बोला कि मैं 200 जैकेट नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 100 दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा ना पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है, जो ये आस लगा के बैठा था कि 200 जैकेट आने से उसकी सेल पूरी हो जाएगी, अब उसकी सेल पूरी नहीं हो सकती तो उसको कहीं और से माल खरीदना पड़ेगा। मान लो ये जैकेट दे रहा था उसको 100 रुपये की, अब वो ले रहा है जैकेट 150 रुपये की, तो पर जैकेट उसको 50 रुपये का जो लॉस हो रहा है वो डैमेजेस है। उस डैमेजेस की भरपाई 100 जैकेट मतलब 500 रुपये, 5000 रुपये वो किससे ले सकता है? वो लेगा इससे, जो जैकेट का ओरिजिनल सप्लायर था, जिसने प्रॉमिस किया था मई तक दे देगा। तो इसे डैमेजेस कहते हैं और डैमेजेस की भरपाई वो पार्टी करती है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस ले सकते हैं। डैमेजेस में दो तीन तरह के डैमेज होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी डैमेज, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, ये ऑर्डिनरी डैमेज है। स्पेशल डैमेज, फॉर एग्जांपल, उस समय अचानक से मार्केट की परिस्थितियां चेंज होने की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया, बोला कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर 5% जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा जीएसटी है, स्पेशल डैमेजेस है, इसकी भरपाई भी वो उससे करवा सकता है। किससे? जो ओरिजिनल ब्रीचर था, जो जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके अलावा एग्जाम्पलरी डैमेजेस होती हैं। एग्जाम्पलरी डैमेजेस मतलब कोई चेक आपने बैंक में लगाया, वो चेक जो है वो बाउंस हो गया, उस चेक के जो चार्जेस लगा दिए बैंक ने, डिसऑनर ऑफ चेक के जो चार्जेस लगाता है, मान लो बैंक ने 100 रुपये के चार्ज लगाए, 500 के चार्ज लगाए, तो उसे एग्जाम्पलरी डैमेजेस कहते हैं। वो भी वसूला जा सकता है उस पार्टी से जो ओरिजिनल ब्रीचर था। तो ये सारे हमने जो है डैमेजेस पढ़ लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा भी है। कोई आपको याद आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया तो आप पूछ लो एक बार। सर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस बता दीजिए। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, देखो ये डैमेजेस का ही प्रकार है, अभी मैंने बताया आपको। ये इसलिए हो जाती है कि उसकी पॉसिबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि रॉ मटेरियल की सप्लाई पीछे से अचानक से कम हो गई। जब अचानक से सप्लाई कम हो जाएगी तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर असर आएगा। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चरिंग तो करना चाहता है, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है, उसको सप्लाई नहीं मिल पा रही रॉ मटेरियल के, तो ये रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है, यानी कि डैमेजेस हो सर रही है लेकिन उसमें उसका कंट्रोल नहीं है। सर एग्जाम्पलरी और स्पेशल डैमेजेस में कोई डिफरेंस आ सकता है पेपर में लिखने को? वैसे तो नहीं आता, आज तक तो कभी आया नहीं। ठीक है सर। तो ये लगभग आपका कॉन्ट्रैक्ट तक कंप्लीट हो गया है, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में दे रखे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको करने ही है आंसर तैयार। और एक बात और ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम के अंदर ना आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी का मतलब ये होता है कि आपके आंसर के अंदर जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो दिखने चाहिए, वो नज़र। अब इसका मतलब नजर आने का ये मतलब नहीं है कि आप रंग बिरंगे पेनों से इस्तेमाल कर लें या हाईलाइटर ले जाए, वो सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। सिर्फ ब्लैक और ब्लू यही दो पेन अलाउड है एग्ज़ाम के अंदर, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मार्जिन छोड़ सकते हो आप, बहुत बड़ा मार्जिन छोड़ना भी गलत होता है एग्ज़ाम में, उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब एग्जामिनर के ऊपर नेगेटिविटी जाती है कि इसने शीट भरने के लिए मार्जिन छोड़ दिया है ज़्यादा। तो मार्जिन नहीं छोड़ना, हैंड राइटिंग बहुत छोटी नहीं लिखनी, सही हैंड राइटिंग लिखनी है, साफ़ सुथरी राइटिंग होना ये भी कोशिश करो। लेकिन अगर नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, जितनी साफ़ हो सकती है उतनी साफ़ कर लो, सर ठीक है। सर एक बार ये बता दीजिए कितने नंबर के क्वेश्चन में कितने शीट का भरें सर पेपर, कितने नंबर के क्वेश्चन में कितनी शीट्स का पेपर भरें सर? अच्छा, जैसे 20 नंबर का जो आंसर होता है उसमें आपको 5 शीटें भरनी होती है। 5 शीट का मतलब है एक पेज फ्रंट और बैक, 2 पेज हो गए, फिर फ्रंट बैक 2 हो गए, 4 हो गए, फिर 1, तो 2.5, यानी कि 5 पेज भरने हैं आपको 20 नंबर में। और जो आपका ये है 10 नंबर का, इसमें आपको 3 से 4 पेज भरने हैं। और जो आपका फर्स्ट ए सेक्शन है वहाँ पर 1 पेज भरना है 4 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी जो 28 पेज की आंसर शीट आती है वो पूरी हो जाएगी कंप्लीट।
पूरी भर जाएगी। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए हमें एग्जाम में 20-22 सीटें भर के आनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरे 28 भर दो। तो कोशिश करे करो 25 से ऊपर पर रहे, और बहुत ज़्यादा अगर आपको किसी पेपर में नहीं आ रहा तो 20 सीटें तो कम से कम भरने की कोशिश करो 20-22 के बीच में। यस सर, मैंने तो सारे पेपर में 20-21 भरी, तब भी मार्क्स अच्छे आए मेरे। हाँ नहीं, मैं बना 20-21 तो भरनी है, लेकिन उससे कम नहीं, उससे कम करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर अगर सेमेस्टर में किसी ने ज्यादा नहीं पढ़ा बट बेसिक्स पढ़ लिया है, लेकिन अब ये आपके नोट्स और सर ये जो बुक्स होती है इनसे पढ़ने के बाद अगर लिखने पे आए और 25-26 शीट भर दे तो चांसेस हैं सर नंबर ठीक आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं, जब आप इतना लिख ही आओगे तो फिर चांस क्यों नहीं होंगे, फिर तो चांस होंगे। सर नोट्स सर एक आपके कहाँ टॉपिक मिलेंगे? है रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे? कंपनसेशन के रूप में रेमेडीज, देखो रेमेडीज होती क्या है, रेमेडीज का मतलब क्या है, उपचार। तो कोई भी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके लिए उपचार देना है, उपचार में हम कंपनसेशन दे सकते हैं। 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, 2 लाख रुपए की पेमेंट करवा दी, तो वो रेमेडीज हो गई, कंपनसेशन हो गई। इतना ही है इसके अंदर। सर बस इतना ही है, इसमें कोई स्पेसिफिक हाँ। क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना इसका? नहीं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। ओके, थैंक यू। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे आपके? नोट्स तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, वो पेमेंट दे के आप ले सकते हैं। कितना बाकी जो पड़ेगा? सर क्वेश्चन पिछली बार जो नोट्स लिए थे ना उससे पेपर आया था सर सारा। पेपर अभी भी उन्हीं क्वेश्चन से आएगा जो मैंने यूट्यूब पे शेयर किए हुए हैं। सर और सर नोट्स बताइए। सर नोट्स की कॉस्ट कितनी है? देखो नोट की कॉस्ट है अभी तो 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्जाम की ऑलरेडी डेट शीट आ चुकी है, जी इसलिए सर 250 रुपीज़ तो पर सर आपको सब्जेक्ट पर्सनली है। मैसेज डिस्काउंट मिलेगा सर? हाँ ये डिस्काउंटेड ही है ऑलरेडी। तो अभी क्या है कि एग्जाम की डेट शीट आ गई इसलिए 250 है, पहले मैंने 400 रुपीज़ में 500 रुपीज़ में दिए स्टूडेंट्स को। तो बाकी और जानकारी के लिए आप मुझे हमारी हाँ पर्सनली मैसेज कर डेट आ दें। गई है, पर इसमें एडमिट कार्ड्स तो अभी आए नहीं है हमारे। आ जाएंगे एडमिट कार्ड आपके 1-2 दिन में, पर डेट शीट चेंज होने के कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी डेट से एग्जाम होंगे आपके। यस सर, हो भी सर जाए, जैसे आप मेरे जो को लग लेके रहा था आ रहे कि हैं। एडमिट कार्ड नहीं आया तो डेट एक्सटेंड हो जाए, क्या पता। नहीं कोई चांसेस है नहीं अभी एक्सटेंड होने के, इसी डेट से आपके एग्जाम होंगे। आ जाएगा इस वीक, नहीं तो मंडे ट्यूसडे में आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएंगे। ओके सर। वैसे जल्दी है, इसी वीक आ जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली तो सैटरडे तक आ परसों तक आ जाएंगे। जाएंगे। क्योंकि सर हाँ, जो Saturday तक आ जाएगा। एग्जामिनेशन के फॉर्म की भी तो डेट एक्सटेंड हुई थी ना। अब वो एक्सटेंड इसलिए होती है कि जब तक 60-70% स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म ना भरे तो डेट एक्सटेंड होती रहती है। वैसे उनका टारगेट 80% तक रहता है कि 80% तक स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भर ले, उसके बाद डेट एक्सटेंड होने से बंद हो जाती है। ओके ठीक है जी, अब मैं इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको और भी सुन सकते हैं। और कोई डाउट है तो अगली क्लास का शेड्यूल ऑलरेडी आपको दे रखा है, उसी हिसाब से क्लासेस आपकी हो जाएंगी।